पढ़िए चाहे कहीं से, एनसीईआरटी करिए यहीं से। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी चल रही है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यतः यूपीएससी के लिए। हम 6-7 की एनसीईआरटी कर चुके हैं, 8th की एनसीईआरटी में प्रवेश हो चुका है और ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो 2 चैप्टर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें पढ़ना है 3rd चैप्टर, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अगर आप नए हैं तो 6th क्लास की एनसीईआरटी से के पहले चैप्टर से लेकर यहाँ तक की यात्रा करिए, आपको बहुत मजा आएगा। जियोग्राफी की एनसीईआरटी भी चल रही है, आप पूछने वाले थे ना, मैंने सोचा पहले बता दूं। पीवाईक्यू भी यूपीएससी के चल रहे हैं, एक बार पीवाईक्यू देखिए। कई लोग देख रहे हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, आपको भी सच में मजा आएगा। एक बार आप देखिए, सब कुछ हिंदी में होगा। बिना समय गवाए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, हम इसको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं 2nd चैप्टर में। कंपनी दीवान बन गई, कंपनी व्यापार करने आई थी, ये दीवान कैसे बन गई तो देखते हैं। 12 अगस्त 1765 को, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, जो मैं हाईलाइट करूंगा इसका मतलब है उसको घोल के पी जाना है, वो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। आपको क्या याद रखना है? 1765, ज़्यादा हो तो अगस्त भी याद कर। अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस समय मुगल बादशाह कौन था, अगर ये ध्यान रखना हो तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम, आप अगर बुक लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। मतलब थे 4 ही 5, 10, 12, 20, 50 लोग, लेकिन दिखाया इतने अच्छे से गया कि बहुत बड़ी बात हो रही है। क्योंकि सही बात है, एक व्यापार करने आई हुई कंपनी को वहाँ की दीवानी मिल जाए, वहाँ से राजस्व ग्रहण करने की पावर मिल जाए, वहाँ के एक क्षेत्र पर कहा जाए तो नियंत्रण मिल जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा। कई चित्र बने हैं, बहुत चित्र बने हैं। हो सकता है यूपीएससी एक क्वेश्चन यही पूछ दे, क्योंकि 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 लोगों का नाम देकर कि ये लोग क्या थे, रस से संबंधित थे, पुरातत्वविद थे, तो उसका आंसर पुरातत्वविद था। लेकिन यहाँ कई ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें वह 4 नाम देकर पूछ सकता है कौन थे, तो चित्रकार थे। क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी की चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। इसी के बाद कहानी पलट गई। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसका आर्थिक मामलों में भी पकड़ मजबूत हो गई। अभी तक क्या था, ब्रिटेन से उसे सोना लाना पड़ता था, गोल्ड लाना पड़ता था, उसे बेचकर रुपए से व्यापार करना पड़ता था। अब उसे ये गोल्ड लाने की आवश्यकता या ब्रिटेन से रुपए लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं के राजस्व को एकत्रित करके यहीं के रुपए से पैदा किया जाएगा रुपया। वो कहता है बिजनेसमैन कौन, जो दूसरों के रुपए से बिजनेस करे, ना कि खुद के बिजनेस, खुद के रुपए लगाकर। तो बस वही यहाँ पर अब होने वाला है भारत में। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। मतलब यहाँ से रुपया भी मिल जाए जिससे उसकी आमदनी चलती रहे, इससे उसका खर्च चलता रहे, जिससे उसके जो सैनिक हैं वो बने रहें और चीज़ें वो खरीदती बेचती भी रहे, यानी व्यापार भी साथ में होता रहे, दोनों काम चलते रहें। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। कह सकते हैं 4-5 गाँव का एक जमींदार होता था मान लो,
अब वो जमींदार तो अपने जनता के साथ देखे तो इज्जतदार ही होगा ना, उसके उसको तो जनता अपना नेता मानती ही होगी। आज भी गांव में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी इज्जत पूरा गांव नहीं पूरा क्षेत्र करता है कि भाई साहब ये अगर कह देंगे ना तो हम सड़क पर भी लेट जाएंगे, ठीक है, अपनी जान भी दे देंगे। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं। तो तब तो मिलते ही थे, तब तो बहुत पिछड़ा था, ठीक है। तो इनको भी नाराज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनको नाराज करोगे तो यानी पूरे गांव को अपने नाराज कर दिया, ठीक है। तो यह भी नहीं चाहते थे अंग्रेज। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। आप जानते हैं नील की खेती कराई जाती थी, मनमाफिक, सबसे कहा जाता था नील बो, जबकि इससे उर्वरा शक्ति में विपरीत असर पड़ता था, ठीक है। कंपनी की आमदनी देखते हैं। इसी वजह से आगे चलकर दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी किताब में कहा कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, इसे रोकने का प्रयास करिए। और भी 2-3 लोग थे जिन्होंने कहा था, उसे मैंने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वह याद है कि नहीं। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमें 15,000 महीने का दे दो, कहाँ से लाओ कैसे लाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चाहती थी मुझे रुपया मिल जाए, टेंशन ना हो कि गांव गांव जा रहे हैं, वसूल रहे हैं, भैया तुम दे दो रुपया, वो नहीं दे रहा तो 4 आदमी लेकर जा रहे, ये सब नौटंकी ना करनी पड़े, हमें पर मंथ रुपया मिल जाए, ये चाहती थी कंपनी, क्योंकि वो व्यापारी कंपनी थी, तो चक्करों में फंसना नहीं चाहती थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा करे। बस 2 ही काम थे उसके, व्यापार बढ़िया से चलता रहे, मुनाफा होता रहे और राजस्व भी बढ़िया वसूलते रहे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप यहाँ पर देखेंगे, ये बंगाल में मुर्शिदाबाद है, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट मतलब बाजार। ग्रामीण इलाकों के किसान कारीगर अपनी चीजें बेचने, जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है लोगों के पास तो क्या बाजार आएंगे। आप भी जानते हैं जब पैसा आपके पास होता होगा, आप हर संडे बाहर निकलते होंगे, बढ़िया घूम के आते होंगे। पैसा नहीं होता है तो आप कहते हैं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जाते हैं खर्चा हो जाता है और पता भी नहीं चलता कहाँ खर्चा हो जाता है। सही बात है, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर भी जाना चाहिए। खैर, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। पहले से आभास तो हो ही जाता, कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों को उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। तो आदमी सोचता है कि जब इतनी नौटंकियां हैं, इससे बढ़िया हम जाकर कहीं मजदूरी कर लें, पर दिन का रुपया मिलेगा और हम उसमें अपना खर्चा निपटाएंगे। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें अगर, तो गन्ना बेचा जाता है और पेमेंट 7-8 महीने बाद आता है, कुछ मिलें ऐसी भी है। तो आदमी सोचता है इससे बढ़िया है कि खेती को छोड़ो, कहीं नौकरी कर लो, 10,000 महीना मिलेगा तो। या कोई ऐसी जगह है जहाँ बाढ़ पीड़ित है, जो खेती तो उसके पास 10 एकड़ है, लेकिन बाढ़ ऐसी आती है कि उसको बचता कुछ नहीं है, तो वो कहता क्या फ़ायदा इस 10 एकड़ खेती का, इससे बढ़िया कहीं नौकरी कर लो 10,000। ऐसी ही चीज़ें यहाँ भी थी, चाहे कारीगर हो चाहे किसान, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वो सोच रहे थे कहीं नौकरी कर ली जाए। 1770 में पड़े अकाल, ये आपको याद रखना है, कब अकाल पड़ा बंगाल में? 1770 में। और छोटा मोटा अकाल नहीं, 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आप अगर कोरोना वाला देखेंगे तब भी इतने लोगों की मौत पूरे विश्व में शायद नहीं होती। ये तो बंगाल की बात है केवल। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त होगी। कितनी? सीधे क्वेश्चन बनेगा कथन कारण का, स्टेटमेंट में भी बन सकता है, कथन कारण में भी बन सकता है।
खैर आगे चलते हैं। बहुत दुखद घटना थी। खेती में सुधार की जरूरत। अब देखते हैं खेती में सुधार की क्या जरूरत थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व के आय अस्वस्थ रह सकती थी? मतलब कंपनी को ये पता था कि अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, अगर किसानी संकट में है, अगर खेती संकट में है, तो हमारा राजस्व आय भी संकट में पड़ सकती है। ठीक है, तब भी ये लोग कहीं भी जमीन पर निवेश करना और खेती में सुधार करना नहीं चालू किए। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, लेकिन बिचौलिए जो होते हैं ना, राजीव गांधी की सरकार में कहा जाता था 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता है। ये तो उससे भी पहले की कहानी है। तब कोई डेटा नहीं था, तब कोई यूट्यूब नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था जहाँ कैंपेन चलाया जा सकता था। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। 2 दशकों तक, 20 साल तक बहस चली कि कैसे सुधार किया जाए। वाह! आखिरकार कंपनी ने 1793 में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। अब आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सीधे 2024 में भी क्वेश्चन आए और आगे भी आते रहेंगे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, क्योंकि हमने अभी बोला था आपको कि कंपनी क्या चाहती थी कि मुझे इतना महीना पैसे मिल जाए। जैसे मैंने आपसे बोला था, एग्जाम्पल दे रहा कि आप चाहते हो मुझे 15,000 महीना दे दो, कहाँ से क्या क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। 1 तारीख को 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में आप डाल दीजिए, मैं महीना भर नहीं बोलूँगा आपसे। वैसे ये चाहते थे कि भैया मुझे एक दिन इतना पैसा दे दो या इतना राजस्व दे दो, कैसे लाए कहाँ से लाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी इसका नाम क्या रखा गया, स्थाई, कि इतना स्थाई हो गया, इतना बता दिया गया, बस मुझे 15,000 महीना चाहिए तो बस। तो यही है, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। समझ गए आप कि 15,000 मतलब 15,000। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब क्या, मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया आप ये खेती है, इस पे जो मन हो करो, आप मुझे बस 15,000 रुपये दे दो। ये 15,000 अंग्रेजों ने नहीं मांगे थे, मैं तो बता रहा हूँ। 15,000 रुपये दे दो, ठीक है, सही है, 11 से कड़ा 1,000, 15,000। आपको मोटिवेशन क्या मिलेगा, आपको लगेगा अगर मैं कुछ भी इसमें पैदा करूँ, मान लो 20,000 पैदा कर रही मैंने, 20,000 का कुछ भी, चावल गन्ना गेहूँ कुछ भी लगा, तो मुझे 15,000 इसको देने पड़ेंगे, मेरे पास तो 5,000 बचेंगे। अगर मैंने इसमें दाल लगा ली मान लो, तो 25,000 हो जाएगा, उसे तो 15,000 देने हैं, तो मुझे मिल कितना जाएगा यहाँ पर, 10,000 बच जाएगा। अगर मान लो मैंने इसमें बढ़िया से उर्वरक डाल के बढ़िया से बहुत कुछ कर लिया और उसमें पैदावार मैंने 50,000 की कर ली, तभी देना तो 15,000 है ना, मेरा 35,000 बच जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे, आपको मोटिवेशन क्या मिल रहा है कि यहाँ 15,000 निकालने हैं, बाकी जो बचा वो तुम्हारा। तो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे, इसमें बढ़िया से उर्वरक डालोगे, इसमें बढ़िया सी पानी लगाओगे, इसमें बढ़िया से व्यवस्था करोगे, जिससे क्योंकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। मुझे तो आपने फिक्स कर दिया 15,000, तो अंग्रेजों को लग रहा था वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे और पैदा होगा और उनका मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये जमींदार तो भारत के हैं, ये तो भारत के लोग हैं। भारत के लोग इतना कहाँ सोचते हैं भाई। क्या हुआ, उन्हें लगता था कि नहीं, अंग्रेजों को, क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली तो नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में। और ये स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, 4 कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, कॉर्नवालिस था। कब आया था, 1785 में। ये जब आया था तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस भी भारत में हुए थे। इसने कहा था हम तभी आएंगे जब आप कुछ चेंजेस करोगे, वो आपने पढ़े ही होंगे। समस्या क्या हुई, फिर वही बात, समस्या यही हुई कि समय के साथ महंगाई तो बढ़ रही है। मैंने तो बोल दिया था पापा मुझे 15,000 महीने दे दो बस, ठीक है।
बाद में पता चला आपके मकान मालिक कह रहे हैं कि भैया रेंट बढ़ जाएगा 2000। अब आपको चक्कर में पड़ गए आप कि यार इधर रेंट बढ़ रहा है। दूध वाले ने कहा भैया 50 रुपये लीटर नहीं 60 रुपये लीटर दूध मिलेगा। आपने कहा इधर भी बढ़ गया, हमने तो 15 ही हजार बोले हैं पापा से, अब क्या होगा। तो यही समस्या कुछ इनके साथ अंग्रेजों के साथ उत्पन्न हुई। क्या इन्हें लगता था हम स्थायी कर देंगे तो जीवन चलता रहेगा। बात को धीरे धीरे उन्हें लगा कि खर्चा तो बढ़ रहा है और हमने तो कह दिया स्थायी, तो ये तो गड़बड़ हो गया। पढ़ते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे, और जमींदार खर्चा कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा जितना पैदा कर पाओ कर लो, बाकी जयराम जी की। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा पैसा मांग लिया था। पहले तो जमींदारों को लगा कि मज़े ही मज़े, लेकिन बाद को पता चला कि पैदा उतना हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है। जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। एक डेट फिक्स थी, उसमें पता था शाम को इतने बजे तक अगर आपने राजस्व नहीं चुकाया तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। हालांकि इसमें भी मेंस जब आप पढ़ेंगे, जब यही टॉपिक स्थायी बंदोबस्त घंटे 1.5 घंटे का होता है, तब मज़ा आता है पढ़ने में उसे। अभी आप एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ लो, बाकी जहाँ से भी आप कर रहे होंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो पढ़ाया जाएगा, वरना आप जहाँ से पढ़ रहे होंगे वहाँ सिखाया ही गया होगा। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, जो मैंने बोला रेंट बढ़ गया आपका, दूध वाला कह रहा 50 में नहीं 60 में, तो वही कीमतें बढ़ी। धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी 15 हजार। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। जैसे ही ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना आपका, वैसे आपको 15 हजार जरूर याद आएंगे। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे कि चुका ही नहीं पाए। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन भी सुधार की परवाह नहीं थी। मतलब जब तक वसूल पाओ, ठीक है, वही मामला चल रहा है। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को तो मुश्किल होगी ही भाई, कि उसे राजस्व देना ही देना है, चाहे खेती हो चाहे ना हो। उसका जो खेती में पैदावार है वो घटती जा रही है, ठीक है, क्योंकि कोई निवेश करने वाला नहीं है। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था। जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था, उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। किसानों को भी समस्याएं हो रही थी, इधर कंपनी को भी समस्या हो रही थी। दोनों को लगा हम दोनों समस्या में हैं। जमींदार मजे कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, हमने तो सोचा था इन्वेस्ट करेंगे, और जमींदार कह रहा हम खुद नहीं मजे में हैं यार, हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। मेन बात है सब गड़बड़ झाला चल रहा था, और जब गड़बड़ झाला होगा तो नई व्यवस्था आएगी, एक नई व्यवस्था। इससे पहले कुछ चीज़ें दी हैं वो भी पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन है। क्या कथन है? बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। सिंपल, हमारे पास बहुत जमीन है, वह हम तो कर नहीं पाएंगे, तो हमने क्या कहा, फलाने को बुलाया, लो इतना तुम लो, फलाने इतना तुम लो, इतना तुम लो, इतना तुम लो, और हाँ हर महीने इतना रुपया मुझे देते रहना। अब जो किसान बेचारे हैं जिनके पास खेती नहीं है, तो वो सोच रहे थे चलो इसमें ही मेहनत करके कुछ पैदा करेंगे, तो वो लोग ले लेते थे, ठीक है। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। ये हमने भी देखा है, हमारे घर परिवार में भी हमने देखा है। एक बार जब डेप्ट में फंस जाता है ना आदमी, तो बहुत ज़्यादा चक्कर में फंस जाता है। हम किसान लोग कहते हैं किसान हो, लेकिन किसान एक बार जो चक्कर में फंस जाता है तो वो
फंसा रहता है, उसको उसे कभी उबर नहीं पाता। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई दे, उन्हें ये भी नहीं उम्मीद है। तो आपको उम्मीद है कि यार कल को आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, बढ़िया मजे होंगे, बढ़िया मकान बनवाएंगे, पापा मम्मी को कहेंगे आराम करो, अब आपका लड़का लड़की बहुत बढ़िया पैसे पैदा कर रहा है। इन्हें तो ये भी उम्मीद नहीं थी। इन्हें तो ये भी नहीं था कि कोई आएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे टाइप। ठीक है। महल मतलब क्या होता है, तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी, गांव समझ लो, या एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। ठीक है, महालवारी, क्योंकि अब नई व्यवस्था आएगी महालवारी। क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। स्थायी बंदोबस्त जो हम पढ़ के आए उसे जमींदारी व्यवस्था भी बोलते थे। ठीक है, जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी, क्या नाम है, नाम याद रखो किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जो 1822 में लागू हुई। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, ये ध्यान रखिएगा, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को भी दर्ज किया। क्या क्या किया, ध्यान रखिएगा। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव को समूह यानी महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। यानी यहाँ पर सीधे ये नहीं कह दिया गया कि हमें 15,000 देना, यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखी गई, खेती को मापा गया और भी चीज़ें देखी गई, कितना पैदा हो सकता है, क्या पैदा हो सकता है, उस हिसाब से चीज़ें तय की जाएंगी। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। जो पिछले बार कहते हैं ना कि एक बार आपसे गलती हो जाए तो दोबारा नहीं करनी चाहिए, तो वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता था कि समय के साथ महंगाई बढ़ेगी तो हमें भी राजस्व बढ़ाना चाहिए। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राजस्व अदा करने का जिम्मा अब जमींदार के पास नहीं था बल्कि किसके पास था, मुखिया के पास, गांव के मुखिया के पास। इसी व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब मुनरो व्यवस्था क्या थी, ये तो थे हॉल्ट मैकेंजी। अब आते हैं हेक्टर मुनरो के पास। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, कि नई व्यवस्था को अपनाएंगे। इस व्यवस्था को क्या बोला गया, रैयतवारी। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। दो नाम आएंगे, एक कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जा में लिए गए इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। फिर आते हैं टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो दो नाम है यहाँ पर, एक है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और दूसरे हैं टॉमस मुनरो। यहाँ कौन थे, यहाँ थे हॉल्ट मैकेंजी, वहाँ कौन थे, वहाँ थे कॉर्नवालिस जो 1785 में आते हैं। ठीक है, और कहते हैं, और ये कॉर्नवालिस पुलिस व्यवस्था में भी बहुत योगदान देते हैं। ठीक, दारोगा नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं की देन थी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, मतलब स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी व्यवस्था भी कहते, क्योंकि वहाँ जमींदार पहले से थे बंगाल में। यहाँ कोई जमींदार नहीं है क्योंकि यहाँ की खेती उतनी बढ़िया वाली नहीं है, गेहूँ धान वाली, जो जमींदार इतने हों। तो अगर जमींदार नहीं है तो आप जमींदारी व्यवस्था को लागू भी नहीं कर सकते। और दूसरा, वो जमींदारी व्यवस्था पहले से देख चुके थे तो वो लागू भी नहीं करना चाहते। तो दो कारण हैं, ये कारण भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दक्षिण भारत में, ये स्टेटमेंट में शायद क्वेश्चन आ भी चुका है, मैंने PYQ कराए हैं, आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन है। तो दो कारण भी याद करिए, एक तो जमींदार दक्षिण में नहीं थे, यहाँ पे लिखा भी है, उन्हें लगता था कि दक्षिण में जमींदार नहीं है, और दूसरा वहाँ से
चोट खाए थे कि भाई स्थायी नहीं रखना है, बढ़ाते रहना है। इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो कि पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती कर रहे थे यार, यानी बीच में कोई है ही नहीं। जमींदारी में जमींदार इकट्ठा करता था, देता था। महलवारी में मुखिया इकट्ठा करता था गांव का, देता था इन्हें राजस्व। यहाँ ये सीधे किसानों से राजस्व वसूलेंगे। आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक अलग से सर्वेक्षण, यहाँ भी देखिए सर्वेक्षण यहाँ भी हुआ था। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो हमें ये लगेगा नहीं मुनरो तो अंग्रेज था, अंग्रेज ऐसा बढ़िया सा लाइन कैसे बोल सकते हैं इंडियंस के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो होगा ही नहीं और आपका गलत हो जाएगा। ये मैं कैसे कह लेता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ का प्रेशर, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की गर्मी 40 डिग्री 42 डिग्री की मुझे सब पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। क्यों नहीं था आप बताओ। जब यहाँ पे मैंने बोला कि किसानों से सीधे ये राजस्व वसूलेंगे, तो कौन जाएगा वसूलने? सर अधिकारी जाएंगे। अधिकारी जाएंगे तो अधिकारियों को वेतन कौन देगा? अच्छा वेतन भी देना होगा तो ये खर्चा और बढ़ गया। फिर अधिकारी क्या समझदार होते हैं? हाँ होते हैं। तो क्या वो सारा राजस्व उठा के दे देंगे आकर? नहीं, वो तो घपला करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तब भी था, भ्रष्टाचार अब भी है, और कुछ महान लोग कह कर गए हैं कि दुनिया में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। कौन कह कर गया है कमेंट सेक्शन में बताना। तो समझ में आया आपको? अभी तक क्या था, महलवारी में और आपका जमींदारी में इन्हें वेतन नहीं देना होता था। इन्होंने बता दिया था राजस्व लाना है, वहाँ मुखिया वहाँ जमींदार राजस्व देते थे। अब आपको ऑफिसर्स तैनात करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सीधे डायरेक्ट टैक्स वसूल रहे हैं, सीधे राजस्व वसूल रहे हैं। तो ऑफिसर्स को वेतन भी देना पड़ेगा, उनको गाड़ी बंगला भी देना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं। तो सब कुछ ठीक नहीं था। क्या नहीं ठीक था? नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखने लगी थी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। पहली बात तो राजस्व ही बहुत ज़्यादा तय कर दिया, क्योंकि आमदनी बढ़ानी है, खर्चा बढ़ गया है। तो किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत मतलब किसान गांव से भागे जा रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह भी समस्या थी, और मैंने जो ऊपर बताई वह भी समस्या थी, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कई एग्जाम्स में, तो वहाँ भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये सब तभी मेरे दिमाग में है क्योंकि वो सब मैंने पढ़ा है अलग से। यूरोप के लिए फसलें, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है चीज़ें। यूरोप के लिए फसलें। अभी तक क्या था, यहाँ किसान जो मन होता था, गेहूँ धान चावल ज्वार जो मन होता था बनाते थे, उगाते थे, खाते थे, पीते थे। अब क्या है, यूरोप में जिसकी ज़रूरत होगी वह आपको उगाना होगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं, क्योंकि हमारी उर्वरा शक्ति जो पृथ्वी की ज़मीन की है वह बहुत ज़्यादा है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। कब? 18वीं सदी के आखिर तक। हमारे यहाँ ऐसी ज़मीन है जहाँ वो पानी वाला भी फसल हो सकती है, गेहूँ भी हो सकता है, ज्वार भी हो सकता है, मक्का भी हो सकता है, सूखे में होने वाली फसलें भी हो सकती हैं, पहाड़ पे होने वाली फसलें हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, दार्जिलिंग, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। कहाँ क्या चीज़ थी यह भी आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि इतना तो नहीं पूछना चाहिए, बाकी यूपीएससी है कुछ भी पूछ देती है। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए, क्योंकि सीधी घी उंगली से घी नहीं निकलता। आप सीधे कहोगे किसान भाई आप ये फसल उगा लो, वो कहेंगे क्यों उगा लें, हम तो यही उगाएंगे जो उगाते आ रहे हैं, क्योंकि आदमी को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है,
आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझे। एक कलमकारी छापा भारत का है और ये इंग्लैंड का है, ठीक है। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें, किसकी है? सूती कपड़े। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। तो कलमकारी छापा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। तो यह भी आप याद रखें। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है कि यह नीले रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील या नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया जाता था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ये लाइन भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत लिखा है। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने नील की खेती यहाँ लगवानी शुरू की। भैया नील का पेड़ लगाओ, नील का पेड़ लगाओ, नील का पेड़ लगाओ, सबने लगा लिया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में एक केमिकल ढूंढ लिया गया जो ऐसा ही रंग बना देता था। तो ब्रिटेन वालों ने कहा जब वहाँ ऐसा केमिकल मिल गया है तो अब यहाँ से नील की खेती का हमें कोई फायदा नहीं है और यहाँ के किसानों को समस्या उत्पन्न हो गई। भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो भारतीय नील की मांग क्यों थी, चलिए देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। जब सप्लाई कम है तो कीमत तो ज़्यादा होगी ही, ठीक है। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर होना पड़ता था। वोड भी याद रखना, वोड क्या है? तो क्या है? पेड़ है, ना कि पोर्ट और बंदरगाह और राजधानी करते ना, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है। पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। जो वोड है वह शीतोष्ण में उगता है, जो नील का पौधा है वह उष्ण कटिबंधीय में ही उगता है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि वहीं उगता है तो वहाँ वाले सोचेंगे हमारा यूज किया जाए, जबकि ये लोग नील का यहाँ से आयात करते थे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपना सरकारों को राजी कर दिया, मतलब मना लिया कि भाई आयात पर प्रतिबंध लगाओ। तब तक क्या हुआ, कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। अब क्या था, अभी तक भारत पे डिपेंडेंसी थी, अब दूसरी भी जगह पर हो गया नील, तो यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया मंगाना। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले क्या हुआ, भारत से नील का आयात करते थे ये लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से अन्य देशों में, यहाँ आपने पढ़ा, अन्य देशों से नील का आयात होने लगा, तो इंडिया से थोड़ी सी मांग कम हो गई। अब इंडिया में मांग कम हो जाएगी तो इंडिया के लोग कुछ और उत्पादन करने लगेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से वेस्ट इंडीज और अमेरिका से आपूर्ति बंद हो गई। जैसे उधर से आपूर्ति बंद होगी तो फिर हमारे इधर से आपूर्ति ये लोग करना चाहेंगे। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया।
ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। क्या नील कहाँ से मिल सकता था? तो यह नील मिला भारत से। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। कहाँ? पंजाब में नहीं, बंगाल में। वहाँ ऑप्शन ऐसे ही आते हैं कि बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 तक आते आते यह 95% हिस्सा हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। बताओ। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने लगे। मतलब वहां से आ गए, नौकरी छोड़ दी, इतना नील का क्रेज। आप सोचिए, जमाना क्या करते थे, किसान की जमीन पे उसे पहले रुपया दे देते थे, भैया नील की खेती लगाओ, ये सब हम आपका खरीद लेंगे। और किसान नील की खेती करता था। फिर क्या हुआ? नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, निज और रेती। इम्पोर्टेंट है। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करता था और या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे, जो मैंने ये बताया। ठीक है। और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। लेकिन निज से खेती की समस्या क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ध्यान देना, आप महत्वपूर्ण पॉइंट है। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसा जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे और उन्हें चाहिए था एक बड़ा सा प्लॉट टाइप। ठीक है, कि जहाँ ठीक ठाक मात्रा में हो सके। ऐसा नहीं कि 2-4 बीघा मिल गया, फिर 2-4 बीघा 4 किलोमीटर बाद मिला, ऐसा नहीं। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। यहाँ पर देखते हैं 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश उत्पादन शुरू किया। यहाँ महत्वपूर्ण है, देखो, इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए, धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने निवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप पड़ गई। यानी जो दास थे, जिनसे गुलाम थे, जिनसे खेती करवाई जाती थी, उन्होंने मना कर दिया, तो वहाँ की जो पैदावार है ठप हो गई। गुलाम का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दास स्वामी, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। आपको पता है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इधर की साइड बहुत ज़्यादा चावल का उत्पादन भी होता है, क्योंकि पानी मतलब बरका है। अब जिस समय चावल का उत्पादन होना है, उसी समय आपकी नील की खेती का में काम चलेगा। तो कहाँ से मजदूर आप लाएंगे? और चावल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्हें खुद के लिए भी तो खाना है। नील तो खाएंगे नहीं, तो नील को प्रायोरिटी नहीं देते थे लोग। इसको प्रायोरिटी देते थे, चावल को। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। सोचो, 1 बीघा मात्र के लिए 2 हल। इसका मतलब यह था कि अगर बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। कहाँ से आएंगे? हलों को खरीदना, उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील के उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने से हिचकिचाते रहे। व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब रेती क्या है? देखो, 2 टाइप है। एक, मेरे पास मान लो ये जमीन है। एक तो आप मान लो अंग्रेज हो, आपने कहा मुझसे कि इस पर आप नील की खेती लगाओ, इसको मैं खरीद लूँगा, आपका जितना पैसा पैदा होता है उससे मैं ज़्यादा दे दूँगा, जाओ।
तो मैं इस पर खेती लगा लूँ। दूसरा क्या है, आपने इसको कहा मुझसे पट्टे पर दे दो। अब आपने अगर पट्टे पर लिया तो इसमें बुआई, कटाई, इसकी लेबरी, इसकी पानी, सब कुछ आपको देखना है, तो आपकी मगरमारी खाली रहेगी। ऐसे क्या, आपने रुपया दिया किसान को, इतना रुपया पकड़ो, हमें बस नील की खेती करने के बाद प्रोडक्ट दे देना। तो रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ सट्टा करते थे, अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। मतलब पूरा मुखिया ही कर ले, पूरा गांव एक ही साथ समा जाए, मतलब अलग अलग कहाँ तक करेंगे। तो एक आदमी आओ पूरे गांव का प्रतिनिधि बनकर, मैं उसी के साथ कर लूँगा, और बाकी जो वो कहेगा वही सबको मानना होगा। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। मतलब कर्जा भी हम ही देंगे। वाह। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ये महत्वपूर्ण है, कितने पर? 25% पर। 50% लिख देगा यहाँ पर, ठीक, 75% लिख देगा यूपीएससी या अन्य कोई भी पीसीएस। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। तो बागान मालिक केवल क्या करते थे, पैसा और बीज उपकरण सब मुहैया करा देते थे, जिसमें रुपया लगना होता था वो करा देते थे, बाकी जो मेहनत थी वो आप देखो। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्र दोबारा चलने लगता था। आप यहाँ इसको पढ़ेंगे पॉज करके, आपने बुक में होगा। तो ये बस कहानी बताई गई है कि कैसे इसमें क्या हुआ था कि इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। ये इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना चाहिए। पॉज पॉज कर करके आप इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पॉज कर लेंगे, इसको आगे पढ़ लेंगे, पीछे बढ़ाकर पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी। जो किसान पहले इन चीज़ों से बहुत आकर्षित थे, मतलब कि रुपया मिल रहा है, कर्जा भी मिल रहा है, कर्जा मुझे तब देना है जब फसल हो जाए, कितना बढ़िया है। उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, कर्जों का सिलसिला अभी खत्म ही नहीं होता था। तो एक तरफ जो कीमत मिलती थी वह कम थी, दूसरी तरफ कर्जा कभी खत्म ही नहीं होना है, आप एक चुकाएंगे आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा। तीसरा क्या था, जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खराब हो रही थी। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, जो मैं बोला, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। यही स्टेटमेंट आया है एग्जाम्स में, यह भी स्टेटमेंट आया है एग्जाम्स में। समझ में आया आपको? तो तीन प्रॉब्लम्स, एक कीमत कम मिलती थी, दूसरा ऐसे वो ऋण चक्र में फंस गए थे कि उससे बाहर ही निकल पाते, तीसरा उसकी उर्वरा शक्ति खराब हो रही थी। अब होता है नील विद्रोह, और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी, यानी औरतें भी इसमें शामिल थी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि जो बागान मालिकों के लिए काम करेगा वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की भी पिटाई कर दी गई कि निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। क्या लाइन है? जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। आप भी यूपीएससी बहुत कुछ करती रहती है और हम उसके खिलाफ बगावत नहीं कर पाते, हम भी चुप रहते हैं। हम मतलब हम आप वो गलत क्वेश्चन बना देती है, हम कुछ नहीं करते, थोड़े दिन कैंपेन चलाते हैं फिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि या तो आर पार की लड़ाई लड़ो कि सब कुछ भूल जाओ कि क्या होगा उसके बाद,
या तो आप शांत बैठो, क्योंकि आप कैंपेन से छोटे मोटे से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। ऐसे इस समय आप देखते हैं रिफॉर्म रेलवे वाला भी चल रहा है, तो या तो फिर पूरा सत्याग्रह शुरू करो कि दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर पे, अब तभी हटेंगे जब होगा कुछ, या तो फिर गया जिंदगी गई, या तो वो करो या तो फिर कुछ मत करो। क्योंकि पता उन्हें भी है कि जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। ठीक है, ये आप एस्से वगैरह में भी यूज कर सकते हैं लाइन, तो ऐसी लाइन या आप नोट करते रहिए एक डायरी पे। एस्से में एथिक्स में वही चीज़ें यूज होगी जो आप सभी जगह पढ़ के इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। क्योंकि जमींदारों की भी तो इज्जत थी थोड़ी बहुत, कि भाई हम अपने गांव के नेता हैं, हमारी इज्जत करते हैं ये लोग, और तुम आके हमें भी लपेट दिए साथ में, हमें तो नहीं लपेटते कम से कम। तो उनकी भी इज्जत दांव पर लगी थी, तो उन्होंने भी कहा चलो देखते हैं। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, मतलब इन्हें लग रहा था सरकार हमारा साथ देगी, ना कि इन व्यापारियों का। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। मुझे लग रहा था 1857 का अभी अभी निपटा है, हमारे पसीने छूट गए, अगर एक और विद्रोह हो गया तब तो और दिक्कत हो जाएगी। जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रईतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट, कौन था नाम, एशले ईडन, ईडन गार्डन से याद रखो, एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था रईतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों का नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। मतलब वो ये समझा रहे थे कि थोड़ा सा मामला शांत हो जाए, बात को देख लेंगे। किसानों को लगा कि हमारा साथ दिया इन लोगों ने। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों में, जहाँ नील की खेती होती थी, उन जिलों में चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तक बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। इस आयोग ने क्या किया वो भी इम्पोर्टेंट है, और बागान मालिकों को दोषी पाया। ऐसा बहुत बिरले होता है ना कि भारत की जनता की तरफ ये लोग बोले, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा, कथन कारण भी बन सकता है। और हम क्या सोचेंगे, आयोग अंग्रेजों का था तो वो भारत की जनता की तरफ क्यों बोलेगा, और हम गलत करके आ जाएंगे। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। अब बंगाल से निपटे तो कहाँ आए, बिहार का, चलो दूसरी तरफ देख लेते हैं। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का दौरा नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत था। तो आपने देखा कि बंगाल में धराशायी हो गए तो कहाँ आ गए थे, बिहार में। और बिहार में फिर इनका खात्मा किसने किया, तो वह हुआ महात्मा गांधी जी के आने के बाद। क्या लिखा है किसानों ने, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये किसानों के बोल थे। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार
5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष का कहना था, ये नाम याद रखिएगा, नील आयोग के अध्यक्ष का नाम। और नील आयोग कब बना था, यहाँ पे डेट नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा है 1860, ये भी ध्यान रखिएगा, 1860 के आसपास नील आयोग बना था। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं, किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा, हाजी मुल्ला ने, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले का मतलब ये नहीं है। क्या कहा उन्होंने? क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, पर नील नहीं उगाऊँगा। इसी समय अन्यत्र वेस्ट इंडीज में भी नील उत्पादन हो रहा था। ये आप पढ़ेंगे और समझेंगे। और यहीं पर विराम होती है अपनी क्लास। लाइक शेयर मैं नहीं बोलता हूँ, आप अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट में फीडबैक अपना देते रहिए और क्या अच्छा किया जा सकता है और आप क्या चाहते हैं इस चैनल पर लाया जाए। कल हम पढ़ेंगे आदिवासी द्वीप और एक स्वर्ण युग की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।